कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात भारत और बांग्लादेश के बीच बिगड़ते रिश्ते की। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले का सिलसिला थम नहीं रहा है। सरकार ने लोकसभा में बताया कि पिछले 1 साल में बांग्लादेश में 2200 हिंदू और अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के करीबी के एक बयान को लेकर कड़ा एतराज जताया है। उधर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच करीबियां बढ़ती जा रही है। हाल ही में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच 1971 के मुद्दे सुलझाने को लेकर बात हुई है। बांग्लादेश में हो रहे बदलाव के साथ भारत के रिश्ते किस दिशा में जाएंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। जेएनयू से हैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज और मेजर जनरल संजय वेस्टन। प्रोफेसर भारद्वाज, पहला सवाल मेरा आपसे है कि हाल के दिनों में जिस तरह का डेवलपमेंट आप देख रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं सर, भारत और बांग्लादेश की अगर बात करें तो? देखिए, अगर भारत और बांग्लादेश की बात करें तो ये बात मान के चलिए कि बांग्लादेश जो आज है वो पहले ईस्ट बंगाल था, बाद में ईस्ट पाकिस्तान बना और आज बांग्लादेश बना। और उसमें भारत के साथ में सिविलाइजेशनल रिलेशंस रहे हैं, हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे हैं। और ये बात मान के चलिए कि 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा बना तो उसमें जो रिलीजन का बहुत बड़ा एक योगदान था। धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। उसमें जो बड़ा मुद्दा आया कि बांग्लादेश के जो लोग या ईस्ट बंगाली हैं, उन्होंने निश्चित रूप से पाकिस्तान के साथ जाना तो स्वीकार किया, लेकिन जो बंगाली राष्ट्रवाद था या वो इस्लामिक राष्ट्रवाद को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। और 1948 में जब जिन्ना ने उर्दू को राष्ट्रभाषा घोषित किया तो उन्होंने कहा नहीं, हम बंगाली हैं, हम पहले बंगाली हैं और फिर उसके बाद में हम मुस्लिम हैं। इस तरीके के विचार को आगे बढ़ाया और उसके लिए 1952 से लेके 1971 तक उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी। 1971 की जो लड़ाई थी वो बहुत महंगी लड़ाई थी और उन्होंने बंगाली राष्ट्रवाद को पुनर्स्थापित करके बांग्लादेश को एक आजाद राष्ट्र के रूप में उन्होंने स्थापित किया। अब सवाल है कि जो 1947 का विचार था वो इस्लामिक राष्ट्रवाद की बात कर रहा था, 1971 का जो विचार है वो बंगाली राष्ट्रवाद की बात करता है। बंगाली राष्ट्रवाद एक इंक्लूसिव है, समावेशी है, उसमें जो बंगाली बांग्ला भाषा बोलता है वो सब बांग्लादेश का हिस्सा, इस तरीके का विचार। जो 1947 का विचार है, जो इस्लामिक राष्ट्रवाद है, वो मुस्लिम बंगाली की बात करता है। तो आप ये बात मोटे तौर पे देखिए कि जो बंगाली राष्ट्रवाद इंक्लूसिव राष्ट्रवाद की बात करता है, भारत के करीब पाता है और भारत निश्चित रूप से उस सेकुलर, उस इंक्लूसिव बंगाली राष्ट्रवादी विचार को समर्थन देके 1971 में बंगाली लोगों के साथ में खड़ा हुआ। उनका जो क्राइसिस था, उनके साथ जेनोसाइड हो रहा था, उनमें खड़ा हुआ और भारत के एक स्ट्रॉन्ग एक रिलेशनशिप 1971 से खड़े हुए हैं। लेकिन शेख हसीना के पतन के बाद, कहें कि वहां से सत्ता जाने के बाद अचानक क्या होगा कि इतने संबंध जो है बिगड़ गए, लगातार विवाद होता चला जा रहा है। देखिए, ये जो राष्ट्रवाद की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बार बार वहां प्रयास करता है अपने पंजों को मजबूत करने का। 1975 में बंगबंधु मुजीबुर रहमान की हत्या की और जियाउर रहमान आए, उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया। वहाँ पे सेकुलरिज्म की जगह ऑलमटी अल्लाह इनकॉर्पोरेट कर दिया, बंगाली राष्ट्रवाद की जगह बांग्लादेशी राष्ट्रवाद आ गया और इरशाद ने उसको इस्लाम को
धर्म घोषित कर दिया। तो प्रयास हुआ कि पाकिस्तान के विचार को आगे बढ़ाने का 1975 से 1971 तक कोशिश की गई। लेकिन बार-बार जो बंगाली ताकतें हैं, जो इंक्लूसिव राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो इसको मंसूबों को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहती हैं। अब चूँकि शेख हसीना 2008 से जो 1971 की स्पिरिट थी उसको रीइंस्टेट करने की कोशिश कर रही थी, लोकतांत्रिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक बंगाली राष्ट्रवादी फोर्सों को मजबूत कर रही थी और वहाँ पर जो पाकिस्तान के विचार में जो विश्वास करते हैं 1947 के ओल्ड मुस्लिम लीगर्स हैं, उनको बेचैनी थी और उन्होंने उनको मौका लगा कि जैसे ही उनको पाकिस्तान या आईएसआई या आप ये कहिए कि जो अमेरिकन एक एक्सटर्नल एक सपोर्ट मिला और उन्होंने अपने आप को मजबूत किया और एक अपॉर्चुनिटी मिली कि जो कोटा मूवमेंट को आगे रख के और स्टूडेंट्स और टीचर्स का साथ लेके इन्होंने कू कर दिया और शेख हसीना को सत्ता से जाना पड़ा। कुछ मिसहैंडलिंग शेख हसीना की रही इस इश्यू को लेके, लेकिन अब जो विचार स्थापित हुआ है आज बांग्लादेश में, जो केयर टेकर गवर्नमेंट, इंटरिम केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसमें मोहम्मद यूनुस तो एक चेहरा है, उसके पीछे जो ताकत है, जो इंटरिम गवर्नमेंट में जो सलाहकार हैं, वो सारे जमात-ए-इस्लाम और बीएनपी के लोग हैं जो 1947 के विचार में विश्वास करते हैं और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हिंदुओं पे वहाँ अटैक हो रहे हैं, जो सेकुलर डेमोक्रेटिक मुस्लिम कम्युनिटीज है उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनको देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है और निश्चित रूप से जब ये स्थिति हो रही है तो भारत से दूरियां बनती जा रही है और पाकिस्तान से नजदीकियां इनकी बढ़ती जा रही है। तो एक तरीके से पाकिस्तान, बांग्लादेश को फिर से पाकिस्तान के राह पे ले चलने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो जनरल मिस्टन, आप कैसे देखते हैं कि बांग्लादेश की अगर बात करें तो 94% जो उसकी जो सीमा जो है भारत से मिलती है, तो ये सब जो डेवलपमेंट हो रहा है लगातार, आप हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। अभी खबर आई कि कल या परसों की खबर है कि एक हिंदू पुजारी को पीट पीट कर हत्या कर दी गई, मंदिरों का निशाना बनाया जा रहा है। तो ये हमारा जो चूंकि बॉर्डर मिलता है, ये कितना हमारे लिए सुरक्षा वाली, खतरे वाली बात आप देखते हैं सुरक्षा को लेकर? और देखिए, भारत के लिए जो भी डेवलपमेंट आज बांग्लादेश में हो रहे हैं वो भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और आपको थोड़ा अगर बैकग्राउंड दूं, आप देखिए जैसे इन्होंने भी बताया कि पाकिस्तान में जो उनकी लीडरशिप है, जो सुप्रीमेसी है, वो है पंजाबी पाकिस्तानी की, पहली बात। दूसरा, उनके साथ है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आईएसआई। आप वहां देखिए जो बलूचीज हैं, जो पश्तून्स हैं, जो सिंध है और जो अहमदियाज है, इनके खिलाफ अत्याचार होते आए हैं और यही अत्याचार शुरू हुए थे ईस्ट बांग्लादेश के साथ, जो वहाँ बंगाली मुसलमान थे। ये अत्याचार पाकिस्तान ने हमेशा किए हैं और करता रहेगा, क्योंकि उसके खून के अंदर एक सुप्रीमेसी है पंजाबी मुसलमान में, और वहाँ के जो आईएसआई है और पाकिस्तान आर्मी है वो अपने को सुप्रीम मानती है। ये जो बांग्लादेश में हुआ है, एकदम, मैं खुद 2007 में आर्मी चीफ के साथ बांग्लादेश में गया था, 4 डे की ऑफिशियल विजिट थी। इनकी मिलिट्री एकेडमीज में गए, इनके आर्मी चीफ को मिले, इनको प्रेसिडेंट को मिले थे, सबको मिले थे। और ये बांग्लादेश के साथ मैंने खुद यूनाइटेड नेशन में नौकरी की है, तो बड़ा अच्छा तालमेल था भारतीय सेना और हमारे देश के बीच में, और उनके जो आम जनता है, हमारी आम जनता जाती थी, और वहां मतलब एक इंडियन कल्चर के साथ उनका एक बहुत बड़ा लगाव था। ये एकदम कैसे चेंज हुआ है? ये एकदम इसीलिए चेंज हुआ है कि पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और उनकी जो ये सुप्रीम गवर्नमेंट है, ये जो सो कॉल्ड अपने को सुप्रीमेस्ट समझते हैं, इनका बड़ा मिशन था कि बांग्लादेश को भारत से दूर करना है। और यहाँ मेरे को लगता है भारत का भी थोड़ा फेलियर है कि ये जो चीज है एकदम नहीं होती है, आग एकदम नहीं सुलगती है। ये हमारी जो रॉ है और इंडियन एम्बेसी है, उनका भी बहुत बड़ा काम है। उनको एक ये मतलब एक चैलेंज कब से शुरू हुआ है, ये एक विजुलाइज करना था, और मेरे को लगता है इसके मुताबिक भारत को थोड़ा अपनी सुरक्षा और कूटनीति को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा फेलियर हो गया। और मेरे ख्याल पूरा देश, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी सरप्राइज हुआ था जब वहाँ ये हुआ जो भी हुआ और शेख हसीना को इंडिया में आना पड़ा। अब सवाल उठता है, स्थिति बहुत खराब है। बॉर्डर जो है अभी हमारा बांग्लादेश के साथ, देखिए ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि रेडिकलिज्म बांग्लादेश के अंदर इंजेक्ट करके पाकिस्तान का मुद्दा है कि इंडिया को टारगेट करो, क्योंकि सबसे आसान लड़ाई जो पाकिस्तान ने आज तक अपनाई है वो है टेररिज्म और इंसर्जेंसी की।
वो उसका बेसिक मुद्दा है। क्योंकि ये हमारे साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर है और थोड़े पोरस बॉर्डर्स हैं, वहां नदियां इतनी बहती हैं, नदी नाले इतने बहते हैं कि उसको डिमार्केट करना बड़ा मुश्किल है। तो ये पाकिस्तान फायदा उठाएगा और रेडिकल एलिमेंट्स को, जमायत इस्लामी और अभी आप देखिए अलकायदा के भी एलिमेंट्स हैं, ISIS के भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे भारत के लिए अभी तकलीफ बनेंगे। अब ये इनकी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है पाकिस्तान की, कि इनको यूज करना, बांग्लादेश के ये बॉर्डर को यूज करना, वहां से चीन नॉर्थ में ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, मैंने अपनी ही ब्रिगेड वहां नथुला कमांड की थी, तो मैं उसके बाद बीनागुरी में भी एज अ CO था, तो वो इलाका मेरे को अच्छी तरह पता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर और जो नॉर्थ ईस्ट है, ये एक हमारे लिए बहुत ही अहमियत वाली चीज है। और इनका इरादा है पाकिस्तान का कि चीन के साथ मिलकर बांग्लादेश तो एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, उनके रेडिकल एलिमेंट्स और ये जिहादीपन जो चालू करेंगे, तो इंडियन आर्मी को ये टाई अप करना चाहते हैं काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में। और हमारा जो मेन ऑपरेशन है वह चाइना के खिलाफ वो इफेक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है चीन ने डोकलम में क्या क्या किया है, ये भूटान के अंदर भी कर रहा है, अरुणाचल में कर रहा है। ये अरुणाचल प्रदेश को तो अपने मैप्स में वो अपना हिस्सा दिखाता है। तो चीन की मंशा पाकिस्तान, और वो तो ऑल वेदर फ्रेंड क्या है, वो तो उनकी तो सॉलिड फ्रेंडशिप है। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक गेम चल रहा है। और ये दो देश है जो चीन और पाकिस्तान, बांग्लादेश अभी उनके साथ मिल गया है। ये मोहम्मद यूनुस बिल्कुल सही बोला इन्होंने भी, कि मैं एग्री करता हूँ, ये तो पाकिस्तान के इशारे पे चल रही है, वो उनके इशारों पे नाच रहा है। तो ये एक बॉर्डर का जो इलाका है आज हमारे लिए थोड़ा भी गंभीर हो जाता है, जो आपने विषय उठाया है। और मेरे को लगता है कि जो BSF को काफी अधिकार देना चाहिए, BSF की चौकसी बढ़ानी चाहिए, इन्फिल्ट्रेशन रोकना चाहिए। मैं आपको बताऊं आसान नहीं है रोकना। आप देखिए ये नेपाल के बॉर्डर से ही वो एक सीमा हैदरी कितने आसानी से आ गई थी। तो हमारे बहुत पोरस बॉर्डर्स है, आप म्यांमार में भी देख रहे हैं। और इस लिहाज से थोड़ी नहीं, बहुत बड़ा चिंता का विषय है सिक्योरिटी के लिहाज से और इंडिया की स्टेबिलिटी के लिहाज से। जो ये बॉर्डर्स है, आपने बात किया 94% जो भारत के साथ है। ये प्रोफेसर भारद्वाज, जनरल मेस्टन जिस तरह से बता रहे थे, मैप की बात कर रहे थे, बांग्लादेश सरकार अंतरिम सरकार के सलाहकार हैं, उन्होंने एक ऐसा मैप दिखाया, फेसबुक में पोस्ट किया था, बाद में उसको डिलीट कर दिया, कि भारत के कुछ हिस्से को अपने यहाँ बांग्लादेश के तौर पर दिखा दिया गया। बाद में सरकार ने कड़ा एतराज भी जताया। तो ये जो नजदीकियां जो बढ़ रही है पाकिस्तान के साथ, बात करें, अभी मोहम्मद यूनुस जो है शहबाज शरीफ से मिलते हैं और कहते हैं कि 1971 के जो मुद्दे थे उसको सुलझाया जाए। तो ये सब जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसको अचानक तो ऐसे नहीं हुआ है, एक दिन में डेवलपमेंट नहीं है। जो बांग्लादेश का पाकिस्तान के प्रति जो सेंटिमेंट था, जो एक विरोध था, वो कहीं कहीं लग रहा है कि अब वो खत्म सा हो रहा है। जबकि पाकिस्तान ने तो माफी तक नहीं मांगी है बांग्लादेश में, जो वहां जुल्म किया महिलाओं के साथ या लोगों के साथ। देखिए, दो तीन बातें हैं। पहली बात की जो महफूज की आप बात कर रहे हैं, जो एडवाइजर है, वो तो क्या है, आज के दिन वो मुखौटे बने हुए हैं। वो पाकिस्तान के मुखौटे हैं, अमेरिका के मुखौटे हैं, जमात इस्लाम के मुखौटे हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि शुरू से ही 1947 से ही प्रयास किया जा रहा था कि दो तीन कॉन्सेप्ट्स एक साथ चल रहे थे। कुछ लोग चाह रहे थे कि पाकिस्तान का हिस्सा बने, कुछ लोग जो ओल्ड मुस्लिम लीडर्स थे, कुछ लोग जो सुहरवर्दी और अबुल हासिम थे, वो कह रहे थे बंग भूमि बने, जो बंगाल का पूरा क्षेत्र। एक तीसरा एक विचार था जो मौलाना हामिद भाषानी चाहते थे बंगाशाम, और बंगाल और आसाम का कुछ क्षेत्र मिला के एक जिसमें मुस्लिम डोमिनेटेड होगा। तो एक तरीके से एक मुस्लिम मेजोरिटेरियन डोमेस्टिक डिस्कोर्स इस ईस्टर्न साउथ एशिया सब रीजन में क्रिएट करने की बात चल रही थी। तो ये विजन था, लेकिन कोई नहीं हुआ और पाकिस्तान के साथ चला गया। 1971 में पाकिस्तान को जो एक बहुत बड़ा डिफीट मिला, वो खाली पाकिस्तान को नहीं मिला, अमेरिका को भी साथ साथ मिला था। और तीसरा जो मिला था वो जो कट्टरपंथी जमात इस्लाम के लोग थे। और आज जो इनका जो कॉलेजियम बना है, कॉलेज जो बना है, वो तीन ही लोग हैं, जमात इस्लाम है, पाकिस्तान है, अमेरिका है।
बेसिकली सारा जो गणित है वो है इस रीजन के जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का, सिग्निफिकेंस का, कि ये बे ऑफ बंगाल को जोड़ता है और तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है। 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट को लॉक करता है बांग्लादेश। जैसे हम बांग्लादेश को इंडिया लॉक्ड है, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश लॉक्ड है। और इसमें जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स है वो अमेरिका हुआ, वो अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहता है। उधर जनरल मेसन ने करेक्टली कहा कि चीन भी अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ इसमें चाहता है। और ये लड़ाई है कि चीन का जिस तरीके से म्यांमार में प्रभाव बढ़ रहा है, बे ऑफ बंगाल में जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर या बीसीआईएम के माध्यम से आने का प्रयास कर रहा है, वो एक तरीके से अमेरिका के लिए भी कंसर्न है और इंडिया के लिए भी कंसर्न है। तो एक जो उठापटक है एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स के बीच में, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बना कि अमेरिकन का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इसमें हुआ और अमेरिकन एक बेस की बात कर रहे थे जिसको शेख हसीना एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और एक बहुत बड़ा एक एंग्वेस उनके बीच में क्रिएट हुआ था। 1998 में भी वो सोफा एग्रीमेंट करना चाहते, तब भी शेख हसीना ने मना कर दिया। तो ये कई फैक्टर्स थे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जो डोमेस्टिक फोर्सेस के साथ में कोलैबोरेट करके और एक अपॉर्चुनिटी आया 5 अगस्त को कि उन्होंने शेख हसीना के खिलाफ कूप कर दिया। भारत भी नहीं चाहता कि जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें प्रेजेंस हो और ये उस तरीके का बांग्लादेश चाहते हैं जो 2001 से 2006 में जब बीएनपी जमात लेड गवर्नमेंट थी और जिन्होंने फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इंसर्जेंसी और टेररिज्म को बढ़ावा दिया और नॉर्थ ईस्ट को एक तरीके से आर्म्स स्मगलिंग, ह्यूमन स्मगलिंग का एक तरीके का कॉरिडोर बना दिया, उल्फा के साथ कोलैबोरेट किया। तो अब वो यही चाहते हैं कि कैसे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज किया जाए। हो सकता है अमेरिका भारत को दबाव में लेने के लिए या चाइना को कंटेन करने के लिहाज से काम कर रहा हो, लेकिन चाइना निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट पे उसकी नजर है और जो पाकिस्तानी इस्लामिस्ट फोर्सेस बांग्लादेश में है वो भी चाइना के साथ कोऑपरेट करके नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने की बात कर रही है। तो ये कंसर्न है, बहुत बड़ा है और भारत की जो कई एम्बिशियस पॉलिसीज जो चल रही हैं जिसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, म्यांमार और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ जुड़ना चाहते हैं, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ट्राई नेशन रोड कनेक्टिविटी है, उनको भी चाइना डिमोरलाइज करने का, उनको भी डिस्टेबलाइज करने का एक प्रयास कर रहा है। तो ये कई तरीके के इस मड में बेसिकली जो प्रोग्रेसिव लिबरल डेमोक्रेटिक लोग हैं वो फंस गए हैं और भारत जो एक डेवलपमेंटल एक ड्राइव चला रखी थी ईस्टर्न साउथ एशिया सब रीजन में, वो भी कहीं ना कहीं उसकी नकेल थम गई है कुछ समय के लिए। मुझे लगता है कि बंगाली रिवोल्ट करेंगे, इन कट्टरपंथी एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को डिफ्यूट करेंगे और दोबारा से जो 1971 में उनकी विक्ट्री हुई थी, आजादी हुई थी, मुझे लगता है फिर वही फोर्सेज मजबूत होगी और फिर बांग्लादेश वही बांग्लादेश बनेगा जो 1971 में ये चाहते थे। ये एक इंटरवल है कुछ समय के लिए जो पाकिस्तानी फोर्सेज वहां पे अपने आप को मजबूत करना चाहती है। तो मुझे लगता है कि जो हालात है वो ये है कि अब लड़ाई कंटेस्टेशन 1947 और 1971 के बीच में है और निश्चित रूप से 1971 बार-बार जीतता रहा है, 1989 में भी जीता, 2007 में भी जीता और उसको और मजबूत करने की बात है। और मुझे लगता है दोबारा से जो एक रिवॉल्यूशन हुआ है, अनफिनिश्ड रिवॉल्यूशन है, ये दोबारा एक रिवॉल्यूशन होगा और दोबारा से प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फोर्सेज आएगी और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएगी ईस्टर्न साउथ एशिया सब रीजन में। लेकिन जनरल मिस्टन, क्या लगता है यही वजह है कि जो भारत विरोधी भावनाएं जो हैं बांग्लादेश में आज बहुत तेजी से उभर रहा है। 1971 में भारत के योगदान को बांग्लादेश मानने को तैयार नहीं है। 93,000 सैनिक जो थे, पाकिस्तानी सैनिक जो है, भारत के सामने सरेंडर किए। दुनिया में इतिहास बना, दुनिया में आज तक कहीं से सुनने को नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भारत के योगदान को नकार रहा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सार्क को फिर से जीवित करने की बात कर रहे हैं। भारत अभी उसको पसंद नहीं कर रहा है। बांग्लादेश को गोला बारूद की जरूरत होती है तो पाकिस्तान से समझौता करता है। तो ये चीजें जो आप देख रहे हैं, ये तो वाकई में एक कंसर्न, या प्रोफेसर भारद्वाज जो बता रहे हैं, एक वाकई में बहुत चिंता वाली बात है। और देखिए, बिल्कुल चिंता वाली बात है, उसमें कोई शक नहीं है। एंटी इंडियन सेंटीमेंट बढ़ते जा रहे हैं और ये एक सडन चेंज हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, बांग्लादेश में इतने प्रो इंडियन सेंटीमेंट्स है कि मेरे को फकर होता था। और बांग्लादेश के इतने ऑफिसर्स आते हैं भारतीय सेना में कोर्सेज करने, हमारे भी ऑफिसर्स जाते हैं, हमारा सीनियर मोस्ट ऑफिसर ब्रिगेडियर जाते हैं वहाँ, उनका नेशनल डिफेंस कॉलेज में करते हैं, उनका भी नेशनल डिफेंस कॉलेज में आता है। इतने कोर्सेज हम लोग करते हैं, ज्वाइंट ट्रेनिंग होती है नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के साथ।
तो जितना भी हमारा, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 94 में मोजाम्बिक और रवांडा में था एज अ यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर मेजर। वहाँ बांग्लादेश की इतने फोर्सेस के साथ हमारा इंटरेक्शन होता था, और मेरे को याद है 2 मेजर मेरे साथ थे, वो बोलते थे कि आज हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हम भारत को पूरा इसका श्रेय देते हैं और हमारी दोस्ती इतनी अच्छी है। और वो ये भी बोलते थे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान हिंदुस्तान के इतने अच्छे रिलेशन है कि कभी युद्ध हो ही नहीं सकता है। और मजाक में कभी कभी बोलते थे अगर कभी युद्ध हुआ तो उस समय आप जनरल होंगे, हम कैदी होंगे, हम आपका नाम लेंगे तो आप हमें बेटर ट्रीटमेंट देंगे। मतलब एक मजाक में बात होती थी। वो आभारी थे, बड़े अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं उनके। जो 2007 में आर्मी चीफ थे जनरल मोइनुद्दीन, वो वहां पर रवांडा में जब मैं था 94 में, वो वहाँ सीएमओ थे, लेफ्टिनेंट कर्नल थे। जब हम वहाँ मिले, जब मैं आर्मी चीफ के साथ गया था 2007 में वहां पर, वो इत्तेफाक से चीफ थे और मैंने बताया कि हम वहां पर थे सर आपके साथ। हम गले मिले और जनरल दीपक कपूर जो आर्मी चीफ थे उन्होंने भी, मतलब इतना अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ उनकी, हम मिलिट्री एकेडमी में गए थे, पूरे चिटागोंग ट्रैक्ट और ये सारे इलाके में गए थे, कॉक्स बाजार में। मैं आपको बता रहा हूँ इतनी पॉजिटिव डेवलपमेंट और इंडियन कल्चर और जो डांस और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम किया था, इतना अव्वल दर्जे का किया था। ये एंटी इंडियन हेट्रेड जो भी एकदम सेंटिमेंट्स हो गए हैं, पूरा बांग्लादेश इसमें शामिल नहीं है। ये रेडिकल एलिमेंट्स है। मोहम्मद यूनुस जो पपेट है पाकिस्तान का और चाइना का, वो उसके जरिए ये हो रहा है। और आज जब हम बांग्लादेश बोलते हैं तो अभी इत्तेफाक से बांग्लादेश बोलना ही पड़ता है, लेकिन ये कुछ इनका लीडरशिप के जो एलिमेंट्स है, जो जमायत इस्लामी जो इनकी गवर्नमेंट में आ रखे हैं, जो ये यूथ जो स्टूडेंट्स हैं, और खासकर जो इनके आईएसआई कंट्रोल्ड एलिमेंट्स हैं, तो यही है जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं। इससे ज्यादा मेरे को लगता है आम जनता को वहां बहुत तकलीफ हो रही हुई और उनको होगी। देखिए आज इकोनॉमी के तौर पे कितनी वेस्टर्न कंट्रीज के वहां पर इतने बड़े फैक्ट्रीज थे और उनकी वो लेबर वगैरह कितना काम करती थी। आज सब हिंदुस्तान को पूछ रहे, अहमदाबाद में कॉल्स आ रहे हैं लोगों के कि अब हम अपनी फैक्ट्री यहाँ लगाना चाहते हैं। तो इंडिया में भी सारा टैलेंट है। चलो हमने कहा बांग्लादेश के साथ हो रहा है तो म्यूचुअल हमारे रिलेशनशिप थे, उनके लोग आते थे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। कलकत्ता तो इतना टूरिस्ट डेस्टिनेशन था। तो ये एंटी इंडियन जो सेंटिमेंट्स है ये कुछ लोग में है। अब भविष्य क्या है आपका, जो स्टार्टिंग भी एक विषय उठा था कि कहाँ जाता हुआ ये रिलेशनशिप दिख रहा है। देखिए ये बहुत टर्निंग पॉइंट पे है आज ये रिलेशनशिप दोनों देशों के बीच में। अब भारत की स्ट्रेटेजी, मेरे ख्याल, कुछ लोग बोलते हैं वेट एंड वॉच होनी चाहिए। मेरे को लगता है भारत को अब प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। वेट एंड वॉच में भारत का नुकसान हो सकता है, क्योंकि रेडिकल एलिमेंट्स की नफरी बढ़ती रहेगी, उनके सेंटिमेंट्स बढ़ते रहेंगे, एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स और बढ़ेंगे, और वो हमारे इलाके के लिए हानिकारक है। स्ट्रेटेजिक जो मैं आपको बोल रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट सिलीगुड़ी कॉरिडोर और नॉर्थ ईस्ट का इलाका, और चाइना का इसमें रोल है। प्रोएक्टिव क्या होना चाहिए? नंबर 1, देखिए बंगालियों को, जो बंगाली मुस्लिम है, उनको भारत, वहाँ जो हमारी एम्बेसीज है उनका बहुत बड़ा रोल है। एम्बेसीज में जितने हमारे रिटायर्ड या एक्स ये एम्बेसडर्स रह चुके हैं, हाई कमिश्नर रह चुके हैं, डिफेंस अटैचीज, इंसिडेंटली ये वो देश है जहाँ पर ब्रिगेडियर होता है डिफेंस अटैची, ज्यादातर पे कर्नल्स होते हैं। तो ये जितने रिटायर्ड डिफेंस अटैचीज हैं इनके बड़े कॉन्टैक्ट्स होते हैं। हमारी सेना के साथ जिन्होंने ट्रेनिंग की है, इनके कॉन्टैक्ट्स, और जाके ग्रास रूट लेवल में लोगों से बात करें, इनकी आर्मी को बताएं कि ये आपके देश को कैसे हानि पहुंचाएगा। बलूचिस्तान का एग्जाम्पल दे, खैबर पख्तूनवा का एग्जाम्पल दे, अफगानिस्तान का एग्जाम्पल दे। यही अफगानिस्तान 60-70 में इतने आगे था और आज स्टोन एज में पहुंच गया। किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है। ये थोड़ी सी जो खुशी है, ये जो मोहम्मद यूनुस चाह रहे हैं, और मेरे को तो अब इनके नोबेल प्राइज पे भी डाउट होता है। ये तो एक कट्टरपन है मेरे ख्याल। तो अभी दूसरा, मैं इस विषय पे बोलना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को ये उठाना चाहिए कि ये तो एक टेररिज्म, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये तो टेररिज्म की तरफ ये बढ़ोतरी दे रही है, और यूनाइटेड स्टेट्स इसमें साथ देगी। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में इस पूरे इलाके में उनका कंसर्न है चाइना, नॉट इंडिया। इसीलिए हम क्वाड के सदस्य हैं। और आपको पता होगा अगले दौर पे भारत ने प्रपोज भी किया था कि बांग्लादेश को भी क्वाड का सदस्य बनाना चाहिए। ये हमारा एक लॉन्ग विजन था। तो डिप्लोमेटिक लेवल, आर्मी लेवल कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने चाहिए, यूनाइटेड नेशंस में ये इश्यू उठाना चाहिए। ये मोहम्मद यूनुस को तो टेररिस्ट घोषित करना चाहिए। ये कर तो रहा है सारी हरकतें,
माइनॉरिटीज को अटैक कर रहा है। आप ये देखिए आरएसएस चीफ का भी जो स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला इंडिया विल लिव इन हार्मोनी, कितना अच्छा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और वहां वो कट्टरपन के स्टेटमेंट दे रहे हैं, मंदिर जला रहे हैं, चर्चेस को बर्बाद कर रहे हैं, माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं। तो ये एक भारत को अभी प्रोएक्टिव लेना पड़ेगा। और दूसरा, जो वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इनकी फोर्सेस को ऑगमेंट करना पड़ेगा। कोई हमको इंट्रूजन एक्सेप्टेबल नहीं है। हाल ही में आपको पता है, मेरे ख्याल एक प्रोग्राम मैंने आप ही के साथ किया जिसमें वो आके एक इंडियन टेरिटरी में एक मंदिर को, वो शायद वो कोई उसकी स्टोन वगैरह रखा था, उसको भी बर्बाद कर, कैसे उनकी हिम्मत हो सकती है हमारे देश में घुसने की। तो मेरे ख्याल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को वहां ऑगमेंट करना चाहिए। इंटेलिजेंस हमारी टॉप ऑर्डर की होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा खेल इंटेलिजेंस का है। आपने देखा इजराइल कैसे सरप्राइज हुआ था वो हमास अटैक में। हमारी इंटेलिजेंस में कुछ कमजोरी हुई है। ये आप देखिए, ये जो हुआ है बांग्लादेश में ओवरनाइट नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे हुआ है। ये यूनिवर्सिटीज में ये स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जा रहा था, ये पाकिस्तान द्वारा। हम लोग क्या सो रहे थे? तो कहने का मतलब है इंडिया को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। काउंटर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस शेयरिंग, और ये जो हमारे ये बांग्लादेश में सॉरी म्यांमार में अराकन आर्मी के साथ जो अभी हो रहा है, अराकन आर्मी को हम सपोर्ट करें। वो रोहिंग्यास के अगेंस्ट है, आपको पता है, वहां उन्होंने भी कुछ इलाका कैप्चर कर लिया है बांग्लादेश के साथ। मेरे ख्याल इंडिया को प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। वेट एंड वॉच पॉलिसी हमें लॉन्ग टर्म में हानिकारक होगा। और जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वहां पर आप देखिए कट्टरवाद बढ़ेंगे। हाल ही में आपको पता है कुछ लोग पकड़े गए सिलीगुड़ी में, ये रेडिकल एलिमेंट्स। तो इनका काम क्या होगा? भारतीय सेना पे अटैक करो, कॉन्वॉयज पे अटैक करो, जिससे हमारा जो मूवमेंट है बॉर्डर्स की तरफ, जो चाइना के बॉर्डर की तरफ, वो इम्पीड हो। और चाइना के साथ जो अभी हमारे टॉक्स हो रहे हैं, देखिए 3 एग्जांपल्स तो आपने देख ही लिए। गलवान हुआ, उससे पहले ये डोकलम हुआ, उससे पहले इन्होंने चूमर किया था। इनका इरादा बहुत क्लियर है। क्यों नहीं हमारे साथ ये बॉर्डर्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं? ये अपनी मन मर्जी से इंडिया को जब भी तंग करना चाहेंगे, इसलिए बॉर्डर्स को लाइव रखना चाहते हैं और इंडियन आर्मी को वहां पर कमिट करना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी में, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, मणिपुर भी एक बड़ा विषय है जो हमें फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर भारद्वाज, इस सवाल को कैसे देखते हैं कि वहां के मीडिया में और सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में जो वहां अल्पसंख्यकों का मामला हो चाहे हिंदुओं का मामला हो, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, और क्या किया जाना चाहिए, सरकार का रुख क्या होना चाहिए? जैसा सर बता रहे हैं, जनरल मिनिस्टर बता रहे हैं कि हमें प्रोएक्टिव होके करना चाहिए, वेट एंड वॉच से काम नहीं चलेगा। देखिए, इसमें जहां तक बढ़ा चढ़ा के बात कहने की बात है, देखिए अगर ग्राउंड पे जाएंगे, मैं तो पिछले महीने बांग्लादेश गया था, वो उतना वो सिक्योर एनवायरनमेंट आज बांग्लादेश में नहीं है, और एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। वहां के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है। पुलिस थाने बहुत फंक्शनल नहीं है, आर्मी भी बहुत सक्रिय काम नहीं कर पा रही है। तो ये बात मान के चलिए कि जो हालात बांग्लादेश में है उसमें वो जो बयान किए जा रहे हैं वही हालात है, और उसमें जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज पे रोजाना जो न्यूज आ रही है, लगभग 2200 लोगों पर अभी तक अटैक हुए हैं, धार्मिक स्थलों पे अटैक हुए हैं। तो ये बात, इसमें कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं की जा रही। जो बात बांग्लादेश के मीडिया से नहीं आ रही उसको दबाया गया है, क्योंकि वो फ्री मीडिया आज के दिन बांग्लादेश में नहीं है, चाहे वो टेलीविजन चैनल हो या प्रिंट मीडिया हो। ये हम बखूबी जानते। पहली बात। दूसरी बात कि भारत को निश्चित रूप से भारत के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, वहां पे सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज हो चाहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी। और हमारा इन्वेस्टमेंट भी बहुत है सर वहां पर, भारत का बहुत इन्वेस्टमेंट भी है वहां पर। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। दूसरा जो कि हमारा इकोनॉमिक स्टेक बहुत स्ट्रांग है वहां, $10 बिलियन के लगभग हमारे लगे हुए हैं डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, बांग्लादेश में लगे हुए हैं। हमने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स है या रेल रोड पोर्ट से कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट है, या बाकी दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको भी एनर्जी सेक्टर में भी बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो निश्चित रूप से हमको उस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जो बांग्लादेश के लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट था, और नॉर्थ ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट था। तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा विषय है। और तीसरा जो विषय है जो इन सब से जुड़ा हुआ है और माइग्रेशन को और बाकी कंसर्न्स को रेज कर रहा है, वो है वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वहां पे जो अभी सरकार है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है, इलीगल सरकार है, उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है।
तो वो किस आधार पे अभी, और इलेक्शन कराने के मूड में नहीं है अभी, वो कह रहे हैं मिड 25 में एंड 25 में करेंगे या मिड 26 में करेंगे। इतना सब्र अगर डेमोक्रेसी के लिए, जो बांग्लादेशी जो डेमोक्रेसी के लिए लड़े थे उनके लिए इतना सब्र नहीं है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है, इसको खत्म करना हटाना चाहिए, इलेक्शन कराने चाहिए और बांग्लादेश में राजनीतिक स्थायित्व होना चाहिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये बात भारत को भी इसमें सक्रिय रहना पड़ेगा। अमेरिका जो कहता है कि हम पायनियर हैं डेमोक्रेसी के, उनको भी इस बात को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और बाकी जो डेमोक्रेसीज हैं दुनिया में वो भी इस बात को कि बांग्लादेश में चुनाव हो और वहां पे एक स्थायित्व की सरकार हो जो कि बंगाली हितों को, बांग्लादेश के हितों को प्रोटेक्ट कर पाए। थैंक यू सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद बांग्लादेश के मौजूदा हालात को इतने बेहतर तरीके से समझाने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।